हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजिडेंस नीट डिवीज़न कोटा। तो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम आ गए थे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी। ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे। चलिए आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये हमारे पास कंडक्टेंस था, जैसे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जी सर, ये हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई आर इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। इसी को 1 बाई आर को सी इंटू सेल कॉन्स्टेंट। जहाँ पे बात करें हम यूनिट की, तो ऊपर वाले की यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स। ठीक है सर। नीचे वाले की इसकी देखो ओम इनवर्स ही है ना। लेंथ डिवाइडेड बाई, अगर सेंटीमीटर लेंगे तो नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर सेंटीमीटर। लेंथ सेंटीमीटर में होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद हमारा मोलर कंडक्टेंस, बताओ क्या होता है। कहते सर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। वहीं अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो सर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मलिटी यूज होता है, और मोलर के लिए मोलरिटी। चलिए दोनों की हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या, ओम इनवर्स। कप्पा की देखो ये रही कप्पा, सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी के लिए मोल इनवर्स, भाई नीचे आएगा। वॉल्यूम की टर्म को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कर रखा है हमने, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाता है, ये सेंटीमीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम की टर्म को, लीटर को जब हम सेंटीमीटर में करते हैं तब ये 1000 आता है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स किस में कैंसिल हो जाएगा बताओ जरा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेम एज इट इज जिसकी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल की जगह इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये चारों फॉर्मूले डिस्कस हो गए थे। इससे पहले हमने फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ देखा था, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और ये हो गया था। तो आज हम इससे आगे का डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ specific conductance of a 0.06 molar solution of H2SO4, molar solution of H2SO4 is 0.024 ohm inverse centimeter inverse. Find the equivalence. ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस of a 0.06 molar solution, molarity दे रखी H2SO4 is this, find the equivalence. चलिए कीजिए। हो गया। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए इतना मोलर का सोल्यूशन है H2SO4 इज दिस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, यानी कि कप्पा इक्वल्स टू 0.024। ऐसे पता नहीं चलता हो तो सर हमें पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट है सर, कप्पा की। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए सर मोलरिटी गिवन है 0.06, सर किसकी, सर H2SO4 की। वेरी गुड। हमसे पूछा है इक्विवेलेंस कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। सर नॉर्मलिटी कहाँ से लाएं, तो बेटा मोलरिटी दे रखी है। यस सर, हमें भी पता नॉर्मलिटी इक्वल्स टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। होता है कि नहीं होता सर, बिल्कुल होता है। अब जरा बताइए
अगर नॉर्मलिटी है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी आपको पता ही है कितनी गिवन है, और H2SO4 का एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना बेटा 2, सो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू 0.06 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.12। ठीक है, H2SO4 का एन फैक्टर क्या होता है, जो जितने H प्लस आयन दे, एसिड जितने H प्लस आयन देता है, बेस जितने OH माइनस आयन देता है, किसी कोई चार्ज पार्टिकल तो उसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही चार्ज लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना। चलिए, तो हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन होगी। कप्पा की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, ये रही सर, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.12। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगी, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएंगी, तो मैं 1 जीरो लिख देता हूँ, लिख ही देते हैं भाई। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो 200। ठीक है, यूनिट क्या होगी, ओम, इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बोलो। देखो सेंटीमीटर में था, आंसर किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर। फॉर्मूला कौन सा लगाया सर, सेंटीमीटर वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ the resistance of 0.01 normal NaCl solution (25°C) is 200 ohm। ठीक है, ओके, ये 200 ओम है भाई, 2000 मत लिख लेना इसको। इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, if cell constant is unity, find the equivalence of solution, find the molar equivalence of solution। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। फॉर्मूला बस एक ही है, फॉर्मूला कितना है सर, सिर्फ एक ही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। चलिए हम रखते हैं, रेजिस्टेंस है, नॉर्मलिटी है, ठीक है जी सर। इक्विवेलेंस का हमें एक ही फॉर्मूला बताया, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। कुछ नहीं दे रखा, ना मीटर दे रखा ना सेंटीमीटर दे रखा। ऑप्शन गिवन है क्या, हाँ सेंटीमीटर है भैया ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला रखती है। ऑप्शन में जो आया आंसर बेटा वो सेंटीमीटर में हर किसी का। ठीक है, चलिए, और अगर कुछ भी ना गिवन है तो आप बस यही फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, चलिए बताइए जरा फटाफट बताओ। अरे सारी चीजें गिवन है जी सर, कहाँ गिवन है, हमें तो नहीं दिख रहा। कप्पा की वैल्यू नहीं पता सर, ठीक है, नॉर्मलिटी की वैल्यू पता है, ठीक है। चलिए कप्पा की वैल्यू देखते हैं। कप्पा होता क्या है, 1/r इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। अरे यही तो होता है कप्पा, और लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया किधर गया, देखो बोरा, लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। कितना गिवन है, यूनिटी यानी कि 1। सर रेजिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है सर, 200। तो रख दो फॉर्मूले में, यहीं से वैल्यू निकाल लो एक बार इसकी, चाहे फॉर्मूले में रख दो, छोड़ो। अरे भाई मच गया। इक्विवेलेंस विल बी क्या हो जाएगा, 1/r इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। 1/r कितना है सर, 200, लेंथ बाई एरिया सर 1 इंटू सर 1000 डिवाइडेड बाई सर n। 1 0 2 0 1 0 2 0
2 से 5 टाइम्स, 5 डिवाइडेड बाई n, n की वैल्यू कितनी है, अरे n की वैल्यू तो रखी ही नहीं, यहीं पे रख देते। नॉर्मलिटी 0.01, 5 डिवाइडेड बाई 0.01, पॉइंट हटाओ, ऊपर 100। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना भैया। ओम इनवर्स सेंटीमीटर का फॉर्मूला तो सेंटीमीटर, इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस, 500, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको मतलब पता होना चाहिए, नॉर्मलिटी पता होना चाहिए, क्या क्या होती है नॉर्मलिटी, हमेशा जरूरी थोड़ी है। कई बार इक्विवेलेंस भी दे सकता है आपको और वॉल्यूम अलग दे देगा, ठीक है। कई बार कप्पा की जगह क्या दे देगा, 1/r और LA की वैल्यू, कई बार 1/r की वैल्यू दे देगा और L और A की अलग अलग वैल्यू दे देगा सेपरेट, तो निकाल लेना। तो यही चेंजेस बनते हैं बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो क्या कहते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ one solution of a salt is 50 ohm। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये 50 है, पता नहीं, देख लेंगे कुछ चेंजेस हुआ तो। कैलकुलेट द इक्विवेलेंस ऑफ solution if 2 pt electrode in solution are 2.1 centimeter apart, and each having an area of 4.2 centimeter। चलिए कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 4.2 हो गया। चलिए देखिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस दे रखा आपको, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंस, बताइए जरा इक्विवेलेंस क्या होता है। वही सर, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला, कप्पा की वैल्यू 1/r इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। 1/r कितना है सर 50, लेंथ कितनी गिवन है सर 2.1 सेंटीमीटर। लेंथ क्या होती है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस ही क्या होती है, लेंथ। एरिया सर 4.2, लेंथ लिख दिया क्या, 2.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, 1 नॉर्मल है, ठीक है। चलिए ये 2 टाइम्स चला गया, ये 0, ये 10 से 10 एक वैल्यू, तो ये आंसर आ गया 10, ठीक है। यूनिट सर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी बार यूनिट लिख लोगे आप हर क्वेश्चन के साथ, यूनिट याद रहने लग जाएंगे। यूनिट को याद रखने का सिर्फ एक ही मेथड है और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपको हर यूनिट बार बार क्वेश्चन में लिखते चलो आपको याद होती जाए, ठीक है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर है तो कोई अच्छा सा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखा है
द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। The resistance, specific conductance of 0.0 molar KCl solution are 82.4 ohm and 0.002768 ohm inverse, centimeter inverse respectively। चलिए, when filled with 0.005 normality K2SO4, K2SO4 solution, resistance of this solution is resistance of this solution is 324 ohm। then calculate, हाँ then calculate करना आपको फर्स्ट सेल कांस्टेंट, चलिए सेकंड कंडक्टेंस ऑफ K2SO4 solution, चलिए नेक्स्ट कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4 solution, नंबर फोर्थ इक्विवेलेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। चलिए फटाफट कीजिए। देखो क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस of 0.02 molar KCl solution are 82.4 ohm and 0.00278 ohm respectively। रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है सर, एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है, जी सर, किसका 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। व्हेन फिल्ड विद, जब हम इसको फिल कर देते हैं 0.05 नॉर्मल K2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है सर, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 324। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 320। देन कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। सेल कांस्टेंट बताइए जरा क्या होता है सर, कप्पा इक्वल्स टू 1/r इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। इसमें से हमने इस फॉर्मूले से सबसे पहली बार सेल कांस्टेंट देखा। कप्पा की वैल्यू बता दीजिए हमको, 0.00278 इक्वल्स टू 1/r की वैल्यू 82.4 सर, इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट। 0.00278 इंटू 82.4 इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, सेल कांस्टेंट। कितनी वैल्यू आ जाएगी भैया, मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 22808 मैंने देख के लिख दी है, कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है, हमने देख के लिख दी भाई, कैलकुलेशन काफी बड़ी थी। चलिए नेक्स्ट सर बात करते हैं किसकी, कंडक्टेंस। सर किसका पूछा है कंडक्टेंस, सर K2SO4 सर। कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताइए सर, 1/r, तो लिख दीजिए। रेजिस्टेंस कितना है KCl K2SO4 के लिए, रेजिस्टेंस कितना है
324। बस आप ये बता दीजिए, एक रेजिस्टेंस 82.4 है, एक रेजिस्टेंस 324 है, व्हाट विल बी द आंसर। अरे भैया ये देखो, ये KCl का है और ये K2SO4 का, पूछा किसका है, K2SO4 का, तो 1 डिवाइडेड बाई 324। ठीक है, ऐसे ही रहने दो, छोड़ो यार। नंबर 3, कंडक्टिविटी, कप्पा, किसका कप्पा सर जी, सर जी K2SO4 का कप्पा। ठीक है, तो 1/r इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, 1/r तो 1 डिवाइडेड बाई 324 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, हमें सर पता नहीं, तो देखो उसी सोल्यूशन में इसको डाला गया है। देखो KCl का जो सोल्यूशन था उसी में कौन को फिल किया गया, K2SO4 का फिल किया गया, तो उनके बैच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी लेंथ, उतना ही क्या रहेगा बेटा, एरिया। क्या लिखेंगे, लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इक्वल टू 0.22808। ठीक है, इसका भी आंसर मैं बताता हूँ आपको, देख के बिल्कुल बताएंगे भाई। 0.0007 7 इंटू 10 की पावर -4, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी भाई इसमें तो, 7 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब निकालिए सर इक्विवेलेंस और ये क्या नाम है, मोलर। ये तो बड़ा आसान है, इसका एक रिलेशन भी होता है। ठीक है, चलो फटाफट करो, देख लो ध्यान से देख लो, K2SO4 के लिए पूछा है, लिख लो चाहे, K2SO4 के लिए बताओ क्या लिखना, कप्पा की वैल्यू रखनी है, कप्पा की वैल्यू सर ये रही। ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी लिखनी है, नॉर्मलिटी इसकी गिवन है। ठीक है सर, मोलरिटी आ जाएगी। चलिए 4th पे क्या आ जाएगी सर, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी, कप्पा की वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी बेटा 0.005। चलिए नंबर 5, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस की जगह क्या आ जाएगा, मोलर। किसी को पता है ऐसा कुछ होता है एक रिलेशन, इक्वल्स टू दिस। सर कैसे सर, सर देखो ये क्या होता है सर, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, इसको मैं लिखता हूँ, इसको भी ऐसे ही लिख लो, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब तो ठीक है भाई, इसको मैंने लिखा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, इक्विवेलेंस इंटू एन फैक्टर इंटू, देखो ये इक्विवेलेंस इंटू एन फैक्टर, सही लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है सर, ये वैसे नहीं समझ आएगा, उल्टा पुल्टा हो जाता है बच्चों को, इससे इसको समझाते हैं। कप्पा एज इट इज, 1000 एज इट इज, नॉर्मलिटी क्या होता है भाई, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू सर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, होता है कि नहीं होता बेटा, अरे बोलो भाई, एन इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इंटू में एन फैक्टर है, एन फैक्टर से एन फैक्टर कैंसिल, ये देखो समझ गए बात को, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल ही हैं। जब हम नॉर्मलिटी लिखते हैं, अब फिर से देख लो इस चीज को, नॉर्मलिटी लिखते हैं मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो बच्चे को सोचते हैं कि ये इक्विवेलेंस नॉर्मलिटी के लिए है तो ये ऐसा ही हो जाएगा, एक्चुअली ये ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी की टर्म नीचे और नॉर्मलिटी की टर्म ये भी नीचे, मोलरिटी और नॉर्मलिटी नीचे आती है, जब ये नीचे आएंगे तो एन फैक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड, समझ गए बात को, तो ये डिफरेंस है। ओके भाई साहब, चलिए लेमडा में कितना हो जाएगा, लेमडा इक्यू कितना है
7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.005 इंटू n फैक्टर K2SO4 का n फैक्टर सर 2। ठीक है, चलिए भाई कैलकुलेशन बड़ी थी, ये क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएंगी, ये बस ऐसे ही करवाने के लिए करवा दिया ताकि आप समझ सको। ठीक है, और अगर ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सेल कांस्टेंट बस ये पूछ लिया, या फिर ये दोनों पूछ सकता है, जो ऊपर नीचे एकदम सेम से रखे। ठीक है, चलिए तो मैंने कोशिश की है किस पे, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्वेश्चन करवाने की। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसी को फर्दर। भाई फैक्टर, कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो लिखो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को दिक्कत कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर, डाइल्यूशन का किस भाग की। अरे उससे पहले रुको तो सही भाई, देखो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट और सोल्यूट के पार्टिकल क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये कोई मेटेलिक एम है और ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट से इलेक्ट्रोलाइट। ये जो मेटल है, जब इसके अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं, या करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। ठीक है, कई बार देखो कई ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, आप आगे पढ़ोगे NPN एंड PNP कंडक्टर सेमी कंडक्टर, ऐसे कुछ पढ़ोगे। तो या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, या इलेक्ट्रॉन अगर वहां से चले जाए तो वहां पे जीरो हो जाता है, तो उस होल की वजह से किसका फ्लो होता है सर, फ्लो ऑफ करंट का। चलिए अब इधर बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में ना तो करंट फ्लो करते हैं ना और कुछ होता है। यहाँ पे क्या है, मान लो NaCl है तो वो क्या बन जाएगा, Na+C, MgCl है तो Mg+2Cl नेगेटिव। यहाँ पे कौन मूवमेंट करेगा बेटा, सर ये आयन मूवमेंट करेंगे। किस किस के आयन, NaCl डाल दिया H2SO4 में, सॉरी H2O में डाल दिया, तो H2O के भी आयन। ठीक है, तो जितने ज्यादा आयन मूवमेंट करेंगे करंट या कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, सॉरी कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और अगर इन आयन्स के बीच अगर इंटरेक्शन हो जाए, मान लो 10 आयन है Na+Cl के, सारे मूवमेंट कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ इनमें से 4 ने क्या कर लिया, या एक ने या दो ने, एक ने कर लिया, बॉन्ड बना लिया, इंटरेक्शन कर लिया, पास पास आ गए, अब इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम। अगर इनका मूवमेंट कम हो गया तो कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन यानी कि आई लिख लो, इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगा, कंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी। समझ में आई बात, अरे समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, क्या करना आपको, ये देखना कि अगर सोल्यूट सोल्यूट के बीच कहीं पे भी इंटरेक्शन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2। सर ऐसा भी तो हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, इसको बोलते हैं सैल्वेशन। भाई सोल्यूट सोलवेंट के साथ भी तो इंटरेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको बोलते हैं सैल्वेशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इनके बीच इंटरेक्शन बढ़ गया यानी कि सैल्वेशन बढ़ गया, तो फिर से कंडक्टेंस क्या हो गया बेटा, कम। नंबर 3 पे आओ। नंबर 3 विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि सर सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन हो जाए तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन हो जाए तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी क्या होती है बताओ जरा, कंडक्टेंस है, फिर से कम। विस्कोसिटी का देखो सर, विस्कोसिटी का मतलब सीधा सीधा है। विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है सर, गाढ़ापन। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप जमीन पे बिखेर दो और वो फ्लो होके बहुत दूर तक ना जाए, बस यहीं पे फ्लो। जैसे कि शहद बहुत गाढ़ा होता है, ऐसे फ्लो कर दो थोड़ी दूर रुक जाएगा। जैसे कि रसगुल्ले वसगुल्ले देखते हो ना, मीठा, उसकी चाशनी होती है, उसको जमीन पे बिखेर दो थोड़ी सी दूर ही जाएगी। ठीक है, नंबर 4 पे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। ठीक है, ये आप जनरली अंदाजा लगा लेते हो, बच्चे इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। चलिए, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जी सर, काइनेटिक एनर्जी जरूर बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर घटेगा कि बढ़ेगा, आप बताओ। सर कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कम। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक या कम हो जाएगा। ठीक है, आयंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम। तो आयन मूव कैसे करेंगे, फ्रीली। मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। मोबिलिटी आयन ऑफ बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस क्या होगा? सर जी वो भी तो बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, बाकी इन सभी चीजों से कंडक्टेंस की वैल्यू कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नंबर 5। डायल्यूशन का केस देखते हैं। ठीक है, चलिए, डायल्यूशन का मतलब आप डाइल्यूट करते जा रहे हो किसी चीज को। ठीक है, बार बार डाइल्यूट करोगे तो बताओ कंडक्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बताना है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बताना है। ठीक है, देखो, फॉर बोथ strong and weak electrolyte, on dilution। ठीक है, तो वैल्यू डाइल्यूशन के साथ कप्पा की वैल्यू क्या होगी? पहले कप्पा की नहीं, पहले कंडक्टेंस और कप्पा दोनों की एक साथ बतानी है। ठीक है, अगर मान लो मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ फॉर वीक है, ठीक है, अब ऐसे समझो, पहले मान लो वीक है, वीक का मतलब जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। ये सर जी NaCl है, ये किस में ब्रेक हो गया, Na+Cl-, कंप्लीटली ब्रेक हो गया, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा AB यानी कि CH3 COOH होता है, वैसे तो डायरेक्ट लिख लेते हैं पर A++B-, ये वीक है। ओके सर, वीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिजोल्व करके देखता हूँ, ये कंप्लीटली हो गया Na+Cl में, ये A+B में हो गया। मैं अब डाइल्यूशन का केस बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ ये 100% डिजोल्व नहीं होता, डिसोसिएट बोलते हैं उसको, डिजोल्व नहीं, डिसोसिएट नहीं होता। जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा इसका डिसोसिएशन ज़्यादा होता जाएगा। डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सर जैसे जैसे डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, ये बताओ नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे?
मान लो ये पहले आपने डाला तो ये 20% डिसोसिएट हो गया, आपने डाइल्यूशन और बढ़ा दिया, अब ये 30% हो गया, आपने डाइल्यूशन और बढ़ा दिया, अब ये 40% हो गया। आप डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ठीक है, तो इसमें तो बढ़ेगा सर। सेकंड में आ जाओ, इसमें NaCl में। अब NaCl में डाइल्यूशन के केस, ये आपका कोई डब्बा है, 1 लीटर है, 2 आयन यहाँ पे हैं, ठीक है। अब मैं डाइल्यूशन कर देता हूँ, मैंने डाइल्यूशन कर दिया, 5 लीटर हो गया, 4 लीटर ऐड कर दिया। अब ये आयन इतनी दूर दूर हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बताओ। यहाँ पे आयन 1 लीटर में थोड़ी थोड़ी जगह थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। 5 लीटर बहुत बड़ा वॉल्यूम होता तो एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया, बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? कम। बीच का इंटरेक्शन क्या हो गया? चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का हो, चाहे सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का हो, क्या हो गया बेटा? दूर हो गया। समझ गए बात को? ठीक। चलिए, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बताओ जरा सर? इंक्रीजेज। ठीक है, दोनों के लिए कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीजेस। बस इतना ही लिखना, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक के लिए डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कंडक्टेंस बढ़ेगा। चल, ये हो गया हमारा पहला केस। ठीक है, ए लिखना चाहो ए लिख लो कंडक्टेंस के लिए। अगर बी का देखें फिर क्या आएगा नंबर 2 पे? कप्पा। जी सर, कप्पा की वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑन डाइल्यूशन कप्पा बताओ बढ़ेगा कि घटेगा? सर जी कप्पा की वैल्यू अब क्या बताएं, किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही, हमारे हिसाब से तो ये होती है, ये नहीं होती कप्पा की वैल्यू। नहीं सर यही होती है। तो कैसे पता चलेगा ऑन डाइल्यूशन बढ़ेगा कि घटेगा? तो इससे तो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। चलिए दूसरा बताइए, इसके अलावा हो तो कोई आपके पास आइडिया? सर है ना, ये यहाँ पे क्या लिखोगे? कंडक्टेंस इंटू L/A लिख लो। अगर डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, तो कप्पा की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। कौन कौन इसके फेवर में है? ठीक है, इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ का यूज होगा, आपको ये देख के बताना है कि अगर मैं बड़ा कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो कप्पा की वैल्यू आपके हिसाब से बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? चलिए बताइए ज़रा। तो लिखो ऑन डाइल्यूशन कप्पा विल बी डिक्रीजेस। डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कि सर ये कैसे हो? चलिए बता, समझाते हैं आपको कैसे हो। चलिए, कंडक्टेंस जो होता है ना बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है? सर कंडक्टेंस तो क्या बताएं किस पे डिपेंड करता है? आयंस के अंदर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं है। ठीक है, नोट लगा के लिख लो बेटा। जो कप्पा की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ आयंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। कप्पा की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस होती है प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं आपको जादू। ठीक है, इसमें 1 लीटर है, इसमें 5 लीटर है। ठीक है, हमारे पास आयन सिर्फ कम ही है। कितने आयन मान लूं मैं? सर 2, एक ये रहा, एक ये रहा।
यहाँ पे भी 2 आयन, हो सकता है ये इधर रहे, हो सकता है इतना दूर चला जाए। सबसे पहली बात, आयन आयन के बीच इंटरेक्शन कम, अगर इंटरेक्शन कम तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो पहली बात तो सही होगी डाइल्यूशन के केस में। नंबर 2, हम बोल रहे हैं सर कप्पा की वैल्यू, तो कप्पा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। 1 लीटर के अंदर कितने आयन थे सर? 2 ही थे। मैं लिख दूं 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 आयन है 1 लीटर में, ठीक है। अब डाइल्यूशन कर दिया, अभी भी 2 ही आयन है, लेकिन कितने लीटर में? 5 लीटर में। वैल्यू बढ़ी कि घटी सर? घट गई। क्या हो गई वैल्यू सर जी? वैल्यू घट गई। समझ में आ गई बात? हाँ, और जब वैल्यू घट जाती है तो आपको ध्यान रखना होता है, आयंस तो उतने ही रहेंगे, डाइल्यूशन की वजह से वैल्यू घट जाती है। भाई 2 के नीचे 1 लीटर है, 2 के नीचे 5 लीटर है, डिफरेंस है। आयंस क्या हुए? चेंज नहीं हुए, लेकिन सर डाइल्यूशन हमने इतना बढ़ा दिया, उसकी वजह से वॉल्यूम ऑल ओवर वैल्यूज क्या होगी? कम हो जाएगी। समझ गए बात को? अब देखो नंबर ऑफ आयन, पहले आयन प्रेजेंट थे सर 2, अब आयन प्रेजेंट है 2.5, 0.4, कौन ज्यादा? पहले में। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन किया आयंस कम तो कप्पा की वैल्यू भी सर जी कम। ठीक है सर जी? ओके सर जी। चलिए नंबर 6 और 7 और देखिए, 2 रह गए, एक इक्विवेलेंस, ठीक है, बी सी। कप्पा इनटू वॉल्यूम, इक्विवेलेंस क्या होता है? कप्पा इनटू वॉल्यूम। डाइल्यूशन करेंगे, बताओ क्या होगा? अरे बताओ ना जरा, देखो कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होगी, कोमा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर डाइल्यूशन करेंगे तो कप्पा की वैल्यू कम, वॉल्यूम इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है, कितना? 1 2 3, तब जाके कप्पा की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। इस चीज को समझो भाई, कप्पा भी डिक्रीज, वॉल्यूम डाइल्यूशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, कप्पा कम होगा। लेकिन जितनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी कप्पा उसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। वॉल्यूम बढ़ रही है 3 टाइम्स, कप्पा कम हो रहा है थोड़ा सा, डोमिनेट कौन करेगा? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम डोमिनेट करेगा, इक्विवेलेंस भी क्या होगा सर? इंक्रीजेज। चलिए कप्पा इनटू फिर से वॉल्यूम, मोलैरिटी का केस है, बस ये इतना ही फर्क है, दोनों ही सेम है। डाइल्यूशन आपने क्या किया सर? बढ़ा दिया, ये लो जी बढ़ा दिया, तो कप्पा की वैल्यू सर क्या हो जाएगी सर जी? कम। सर वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? इंक्रीजेज। एम की वैल्यू सर जी इंक्रीजेज। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। समझ गए बात को? 1 2 3 ये आपको आइडिया लग जाएगा, देखने से ही था। सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सोलवेंट, सोलवेंट सोलवेंट। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। नंबर 5 डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सारी चीजों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो हमने जितने भी कैलकुलेशन पार्ट थे सारे कर लिए, मोलर कंडक्टेंस हो चाहे कोई भी हो। अब हम पढ़ेंगे भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोलर कंडक्टेंस कैसा रहेगा। ठीक है, डीबे हगल ओन सागर इक्वेशन क्या होती है, या फिर कोलरास लॉ। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए आप, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on molar and equivalence. Effect of dilution on molar and equivalence conductance. चलिए
ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और मोलर एंड इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इसी को दूसरे बोलते हैं डीबे हक्कल। डीबे हैकल ऑन सागर, इक्वेशन भी बोल सकते हो, मेथड भी बोल सकते हो। डीबे हैकल ऑन सागर इक्वेशन भी बोलते हैं। और ये इक्वेशन क्या कहती है, इन्होंने बताया था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इक्विवेलेंस हो चाहे मोलर हो, ठीक है, दोनों के लिए लिख रहा हूँ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंस माइनस बी या ए, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, ओके। ये दोनों क्या होंगे, मोलर या इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। यहाँ पे भी मोलर और इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, ये कंसंट्रेशन है। और ये भाई साहब डिबाय हकल कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे लिख लेना अगर चाहो तो। कंफ्यूजन है ना, ये डिवाइड नहीं है, और का साइन है, और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, ठीक है, लगा लो भाई, और लगा लो, इसको छोड़ो, जिसको समझ आ जाएगा ठीक है, ये भी और है बीच में। चलिए सर, ये तो समझ आ गया, अब ये कहना क्या चाहता है वो बताइए। देखो, एक्चुअली डीबे बता रहा था कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। मान ले स्ट्रॉन्ग है वो तो डालते ही हो गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो धीरे धीरे डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, धीरे धीरे डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा। तो इन भाई साहब ने क्या किया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसी को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस, ठीक है, इसको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन रहा होगा, ये डाइल्यूशन बढ़ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू लिखना चाहो लिख लो, लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, इन्होंने जो ये वाली वैल्यू थी ये वाई एक्सेस के पैरेलल ली, और रूट सी किसको लिया, इस एक्सेस के पैरेलल, यानी कि एक्स एक्सेस के पैरेलल। जरा ध्यान से देखो, अगर इसी इक्वेशन को कंपेयर करें तो y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स बनता है कि नहीं बनता। माइनस का m नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप जब बनता है तो ग्राफ ऐसे आते हैं, चलिए नेक्स्ट। सर c की वैल्यू भी कुछ दे रखी है, c की वैल्यू क्या है सर, पॉजिटिव में है। अगर पॉजिटिव में कोई वैल्यू है तो ग्राफ ओरिजिन से, ये ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए सी की वैल्यू दे रखी। सी की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा सर, ओरिजिन से ऊपर, यहाँ से मान लिया। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ऐसा ग्राफ बनेगा, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। फिर ऐसा क्यों बनेगा, जैसे ही इसको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे या डालेंगे, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा एकदम फास्ट, एकदम फास्ट तरीके से। लेकिन जब बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो वो धीरे 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 डिजोल्व होंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे।
जिस स्पीड से आप डायल्यूशन बढ़ाओगे, ये तो डालते ही एकदम फास्ट स्पीड से, ये हो सकता है किसी टाइम पे इसको कट कर जाए, इसका मतलब कि सारे के सारे आयंस में बिखर जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ये बता रहे ये धीरे धीरे होंगे पहले, फिर आप डायल्यूशन बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना, ये इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जाके इस लाइन को कट करेगी, और वो भी कंफर्म नहीं है। हम मानते हैं कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, यानी 99.9% मान लेते हैं हो जाएगा, चलो मान लिया, क्या ही जा रहा है। इसी को बोलते हैं डिबे हकल ओनसागर इक्वेशन। इसमें और कुछ नहीं था, बस यही एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम से या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है सर, तो स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, और वीक सर कर्व लाइन से शो करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे डिसोसिएट होता है, स्लोली स्लोली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा कोहलरास लॉ। कोहलरास लॉ क्या होता है कि इन्होंने बताया कि कैसे इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इन्होंने बताया कोहलरास लॉ। किस किस को, मोलर कंडक्टेंस को, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस को। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने बताया क्या। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, पहले ये भी मत लिखो, सिर्फ अकेला ये लिखो, अलग अलग वैल्यूज होती हैं भाई। According to this law, equivalent conductance at infinite dilution, is understood as infinite dilution, will be sum of ionic conductance of cation and anion at infinite dilution. According to this law, molar equivalence at infinite dilution will be sum of ionic conductance of cation and anion at infinite dilution. यानी कि इसी को अगर हम लिखना चाहें, ये कोई पार्ट था, इसका कैटायन पार्ट, ठीक है सर, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, ठीक है सर, यहाँ पे लिख लो प्लस, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे नेगेटिव, ठीक है। इक्विवेलेंस लिखो, इक्विवेलेंस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये कैटायन, ये एनायन इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, ओके, द फर्स्ट वन। सिमिलरली द सेकेंड वन आएगा, अभी इसी को चेंज करते हैं। वी नो दैट, अब बात करते हैं मोलरिटी के लिए, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब मोलर कंडक्टेंस के लिए इन्होंने कुछ नहीं बताया, हम मान के चलते मोलर कंडक्टेंस इसी की बेसिस पे हमने निकाला, वो हमारे पास क्या आया, m ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ पॉजिटिव प्लस ऑफ नेगेटिव एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, यहाँ पे n। ध्यान देना इस चीज को, दोनों को समझना, ये इक्विवेलेंस है, ये मोलर है, m प्लस n
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन यानी कि अगर मान लो MgCl2 है, ब्रेक हो गया बेटा Mg प्लस 2Cl नेगेटिव, तो इसकी इनफाइनाइट वैल्यू रखोगे, ये रखो जी Mg प्लस की, प्लस इसकी भी रखोगे, क्या रखोगे Cl नेगेटिव, कितने Cl है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यूज रखने के काम आते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें भी पता है अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखी, वैल्यू गिवन है तो ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू गिवन ना हो और वैल्यू इसका और इसका रिलेशन दे रखा हो तो क्या करेंगे, तो लिखो लेमडा, नहीं पहले ये बताओ, ये एक रिलेशन आपको पता है ना, पहले वो बताओ। वी नो क्या जानते हो, इक्वल्स टू इक्विवेलेंस इनटू n फैक्टर, अभी प्रूफ करके दिखाया था। दिस वन इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई n फैक्टर इक्वल्स टू दिस, इसको ध्यान में रखो। सो फॉर दिस यहाँ से एक रिलेशन और निकलता है, इसका इक्विवेलेंस ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशन हम लिख सकते हैं एट इनफाइनाइट, इक्विवेलेंस को क्या लिख सकते हैं मोलर, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं सर मोलर, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे क्या आएगा Z माइनस, यहाँ पे आएगा Z प्लस, n फैक्टर है, ठीक है, n फैक्टर की जगह मैंने Z प्लस माइनस लिख दिया। अब Z प्लस Z माइनस है क्या, चार्ज ऑन आयन, आयन का चार्ज, ठीक है। चलिए Mg प्लस 2 था ना, Mg प्लस 2 में आयन का चार्ज बताइए कितना है सर +2, इसका n फैक्टर भी कितना है +2, Cl के ऊपर कितना चार्ज सर माइनस का 1, Cl का n फैक्टर n, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3, एल्यूमिनियम का n फैक्टर +3, ठीक है। तो ये बुक में ऐसे लिखा होता है चार्ज ऑन आयन, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये n फैक्टर ही है, ठीक है। अब देखो 2-3 चीजें हो गई, अगर ये वाली वैल्यू पूछी जाती है तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर दो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके, ये वाली वैल्यू पूछी जाती है, ये वाली वैल्यूज गिवन होंगी तो आप इनको ऐड कर दो डायरेक्ट, ये वाली वैल्यू पूछी जाती है, ये वाली वैल्यूज गिवन है तो क्या करोगे, तो सर ऐसे करेंगे हम, समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखते हैं कुछ, उससे समझ आएगा कौन सी वैल्यू को कहाँ ऐड करना है और कैसे ऐड करना है। होगा क्या एक्चुअली आपके पास होंगी 2 से 3 इक्वेशन, 3 से 4 इक्वेशन ऐसे कुछ करके, ठीक है। और इन इक्वेशन में आपको करना क्या है, एक सेकेंड भाई कुछ तो गिर गया, ठीक है। आपके पास मान लो मल्टीपल इक्वेशन है, उन इक्वेशन के बेसिस पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसको आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, कोहलरास लॉ को मैंने मिटा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन में लिखवाएंगे ये चीज। क्वेश्चन क्या कहता है कि आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ionic conductance at infinite dilution of Al plus 3 and SO4 2 negative, SO4 2 negative ions, ठीक है, are 189 and 160 ohm equivalence, ohm inverse, equivalence inverse centimeter square, calculate the equivalent of and molar conductance, sorry
एंड मोलर कंडक्टेंस है भाई। एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 whole thrice at infinite dilution. At infinite dilution. चलिए कीजिए एक बार ट्राई। Al2SO4 होल थ्राइस है, अगर ये ब्रेक होगा तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस 3SO4 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चलो जी करो। ठीक है, आपसे हो गया तो देखते। इक्विवेलेंस की वैल्यू पूछिए। इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस की वैल्यू को ऐड कर दो सर, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट एल्यूमिनियम दिस आपको आयनिक कंडक्टेंस गिवन है। आयनिक क्या गिवन है बेटा? कंडक्टेंस दिस एंड दिस, ये रहा। समझ गए बात को? किस किस का? एल्यूमिनियम एंड SO4 का है कि नहीं है? ठीक है, तो कर दो डायरेक्ट, बताओ क्या हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट कर देंगे, इसको उड़ा देंगे। देखो यही समझने की बात है। मैंने बोला इक्विवेलेंस, वो इनफाइनाइट डायलेशन पे इक्विवेलेंस नहीं है, मोलर कंडक्टेंस है। इक्विवेलेंस ठीक है, क्या है बेटा? वो मोलर कंडक्टेंस। वन डिवाइडेड बाई Z प्लस इंटू M, यही तो लिखवाया था ये कैटायन के लिए, माइनस ये एनायन के लिए। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? अब सर ये कैसे डिसाइड किया कि 189 कौन सी वैल्यू है? 160। तो 189 तो एल्यूमिनियम के लिए, वो तो ठीक है। 160 ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स एंड सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा आपको। ठीक है, तो सर ये तो इक्विवेलेंस दे रखा है, तो इक्विवेलेंस की वैल्यू आप इसको डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर रहे? इसको डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर रहे? अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ये देखो, ये मोलर के लिए लिखवाया था, यस और नो, इक्विवेलेंस कंडक्टिंग में। ठीक है सर, वो इसके लिए। क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है भाई, नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इस क्वेश्चन को में क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या ही फायदा ऐसे क्वेश्चन का देने का। आप इसको M में करो, मोल इनवर्स कर लो, हो गया। ठीक है, अब ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए कितना दे रखा है? 189। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना बेटा? सर 3। ओके, प्लस इसके ऊपर चार्ज सर 2। चार्ज देखना बेटा, ये नहीं देखना, मोल नहीं देखना। 160, 61 प्लस 80, 141। ठीक है, 141। ओके, चलिए। अरे नहीं, गलत हो गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ हो गई। ये कितना हो जाएगा? 189, 63, 63, 143। ठीक है बेटा? सर जी ठीक है, नेक्स्ट बताइए सर, अब क्या करें? ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? इक्विवेलेंस एंड मोलर। मोलर कंडक्टेंस बता दो भाई क्या होता है? सर मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू, अरे यार, इनटू n फैक्टर होता है कि नहीं होता? m इक्वल्स टू ई इंटू, ये होता है कि नहीं होता? अभी बताया था। या फिर इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल। अब
इसकी वैल्यू आपके पास है 143, मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दे सर, n फैक्टर से। n फैक्टर कितना है यहाँ पे, ये बड़ी अच्छी बात। n फैक्टर देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप ये सोच के चल रहे हो सर 2 एल्यूमिनियम है, 1 एल्यूमिनियम के तो लेके, लेकिन ये देखो एक्चुअली ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, 2 एल्यूमिनियम के तो बनेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे AlCl3 होता है बेटा और इसको मैं ऐसे लिखता 2, तो यहाँ पे कितने Al बनते सर, 2Al बनते। ये मैंने क्या लिया कि ये कोई कंपाउंड है जिसके अंदर एक Cl से, लेकिन ऐसे मैंने 2 लिए, लेकिन ये भैया कंपाउंड एक ही है, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट तो लेने ही पड़ेंगे कम से कम, और एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन, तो n फैक्टर 6, 6 18 24 25 2 858, ठीक है, मिला लेते हैं, ओके ठीक। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टर्म पे हम करेंगे कोहलरास लॉ की कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। उन एप्लीकेशंस में क्या है, उन एप्लीकेशन पे अभी हो नहीं पाएंगी, ठीक है, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। उन एप्लीकेशन में क्या है, हम ये पढ़ेंगे कोहलरास लॉ को यूज कैसे करना है। सबसे पहली बात तो कोहलरास लॉ यूजेबल कैसे होगा, उसे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सभी के सभी इससे निकालेंगे, ठीक है, ओके। और अगर किसी को ऐसे वैसे कैलकुलेट करना है तो एक बार वैसे कैलकुलेट करके देखें, लैम्डा m की वैल्यू इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कितनी हो जाएगी, 2 इंटू पॉजिटिव प्लस 3 इंटू नेगेटिव, नेगेटिव कितना है 160, पॉजिटिव कितना है 189, प्लस, ठीक है भैया 8 15, ठीक है 858। देखो वैसे कैलकुलेट करके देखो तो भी यही वैल्यू आएगी, देखो जरा हमने क्या किया, इनफाइनाइट डायलेशन पे मोलरिटी को निकाला, मोलर कंडक्टेंस को। मैंने क्या बताया था, जब मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं तब तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इक्विवेलेंस निकालेंगे यही टर्म लेंगे तो ये इसे डिवाइड में आ जाएंगे, चार्ज डिवाइड में आ जाएगा। ज़रा देखिए 2 एल्यूमिनियम थे, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 3 मोल ऑफ SO4 थे तो 3 मोल ऑफ SO4, इसकी वैल्यू 189, इसकी वैल्यू 160, कैलकुलेट करोगे 858 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेटिव वैल्यू आती हैं जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अभी। तो नेक्स्ट टर्म पे हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन पे। उसमें क्या होंगे, मल्टीपल आपको क्या दिए होंगे, मल्टीपल इक्वेशन गिवन होंगी, उस मल्टीपल इक्वेशन में से उनसे या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 3 4 4 इक्वेशन दे दी आपको, एक इक्वेशन निकालनी है तो उन पे क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। मान लो 1 में से 2 को घटा दिया, 3 को ऐड कर दिया, 3 और 2 को ऐड कर दिया, 1 को घटा दिया, या तीनों को ही ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे कुछ ऑपरेशन होंगे, जैसे जैसे वो ऑपरेशन होंगे वैसे वैसे ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करते जानी होंगी और लास्ट में हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप घर पे फिर से एक बार ट्राई कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फिर से कीजिए। कंडक्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कोहलरास लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोहलरास लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, थैंक यू।